नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और बंसल न्यूज के इस 9 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं गुवाहाटी की, जहां असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। अगली बार देश में होगी ई जनगणना। जी हां, जनगणना को लेकर एक आया कि ई जनगणना होगी जो 100% सही होगी। जन्म के बाद विवरण जनगणना रजिस्टर में जोड़ा जाएगा। 18 साल की उम्र के बाद नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। नाम पता बदलने में आसानी होगी, सभी जुड़ेंगे इसमें। गृह मंत्री के ऐलान के मुताबिक जन्म और मृत्यु रजिस्टर को जनगणना से जोड़ा जाएगा। 2024 तक हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होगा, यानी देश की जनगणना अपने आप अपडेट हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगली ई जनगणना अगले 25 वर्षों की नीतियों को आकार देगी। अमित शाह ने कहा कि सॉफ्टवेयर लॉन्च होने पर मैं और मेरा परिवार सबसे पहले ऑनलाइन सभी विवरण भरेंगे। अमित शाह ने कहा कि नीति निर्माण में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केवल जनगणना ही बता सकती है कि विकास, एससी और एसटी की स्थिति उसमें क्या है। इसके अलावा पहाड़ों, शहरों और गांवों में लोगों की जीवन शैली कैसी है। आगे बढ़ते हैं और बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने यह कहा है कि अब पार्टी का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा पार्टी के कर्ज चुकाने का समय आ गया है। पार्टी को मजबूत करने में कोई जादुई छड़ी काम नहीं करेगी। नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर काम करना होगा, बिना स्वार्थ और अनुशासन के काम करना होगा। आत्म आलोचना की जरूरत है, निराशा का माहौल न बनाएं। जयपुर में चिंतन शिविर को लेकर यह चिंतन हुआ, बड़ी बात सामने आई कांग्रेस की। चिंतन शिविर में 6 समूहों में विचार विमर्श किया जाएगा। संगठन, किसान, युवाओं को लेकर भी चर्चा होगी। भोपाल की बात करते हैं। बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। 16 जिलों के कोर ग्रुप की बैठक हुई है। बैठक में 2023 को लेकर दिए गए टिप्स, संगठन और सत्ता के बीच समन्वय पर जोर दिया जाएगा। हर बूथ को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। भोपाल बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। 16 जिलों के कोर ग्रुप की यह बैठक है। 16 जिले एक साथ इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में 2023 को लिए गए कुछ टिप्स वहां होंगे जो कार्यकर्ताओं तक पहुंचाए जाएंगे। संगठन और सत्ता, इन दोनों के बीच समन्वय तो है ही, लेकिन उसे और कैसे मजबूत किया जाएगा उस पर जोर होगा। हर बूथ, बीजेपी सिर्फ बूथ पर फोकस कर रही है। हर बूथ को मजबूत करने पर ज्यादा फोकस रहेगा। बात भोपाल की, क्योंकि मंत्री ओपीएस भदौरिया ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर जमीन तलाश रहे हैं दिग्विजय सिंह। चंबल ग्वालियर में अपनी जमीन तलाश रहे दिग्विजय सिंह, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। जबकि गोविंद सिंह खुद 3 बार चुनाव हारे हैं। 2023 में चंबल ग्वालियर से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। लगातार बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जारी है। बात हो रही है कोर ग्रुप की अलग अलग जिलों से। भिंड की बैठक खत्म हुई है। ओपीएस भदौरिया जी, क्या बात चल रही है बैठक में? 2023 की तैयारियां हैं या किस तरह के टिप्स दिए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि 12 महीने पूरे साल और प्रतिदिन हमारी समीक्षाएं भी चलती हैं। हमारे कार्यक्रम, मंथन, चिंतन और उसके बाद जो निर्णय आता है उसको क्रियान्वित करना, ये हमारी प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत संगठन के विषय में और तमाम विषय जो राजनीति के लिए आवश्यक हैं उन पर विचार विमर्श हुआ है। क्या विचार सामने आया? किस तरह के टिप्स दिए गए? क्योंकि चंबल ग्वालियर वो है जहां से 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जब आप भी कांग्रेस में रहा करते थे। चंबल ग्वालियर से अब की बार हम आश्चर्यजनक परिणाम देने वाले हैं। जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं उनको भी हम चुनाव हराएंगे और जमानत जब्त करने का काम करेंगे ग्वालियर चंबल में। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी लगातार वहाँ पहुँच रहे, और खासकर दिग्विजय सिंह तो वहाँ डेरा भी डाले हुए एक तरह से कहा। दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। गोविंद सिंह जी के कंधे पे हाथ रख के ग्वालियर चंबल अंचल में वो फिर से स्थापित होना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्वालियर चंबल की जनता उनकी हकीकत जान चुकी है और उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दिग्विजय सिंह जी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। वो बार बार जाएं, खूब जाएं, लेकिन कांग्रेस का अब जनाधार वहाँ फिर से बनने वाला नहीं है।
ओपीएस भदौरिया जी है, बात कह रहे हैं कि सार्वजनिक कुछ बातें नहीं होती है बैठक में, लेकिन दिग्विजय सिंह की जहां तक बात है तो वो ज़मीन तलाश रहे हैं उस चंबल ग्वालियर में जहां ज़मीन मिलने वाली नहीं है। सवाल गोविंद सिंह पर भी उठाए हैं, लेकिन बात कई तरह की समझा जा सकता है कि चंबल ग्वालियर का जो चुनाव है वो कैसा होगा और 2023 में ये रण कुछ अलग दिखाई देगा। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। 12 मई को कांग्रेस वचन पत्र सलाहकार समिति की पहली बैठक है। कांग्रेस सभी वर्गों से राय लेकर तैयार करेगी अपना ये वचन पत्र। संभाग स्तर पर लोगों से वचन पत्र के लिए सुझाव लिए जाएंगे। बैठक के बाद समिति के सदस्य भी सुझाव देंगे। राजेंद्र कुमार सिंह को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस वचन पत्र सलाहकार समिति की बैठक में सभी सदस्य मौजूद रहेंगे, जिनमें दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, अजय सिंह भी मौजूद रह सकते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर यह बैठक हुई। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और जिस तरीके से वचन पत्र सलाहकार समिति बनाई थी उसकी पहली बैठक भी होने जा रही है। हमारे साथ समिति के अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सर, वचन पत्र सलाहकार समिति बनाई है, उसके आप अध्यक्ष हैं, बैठक भी होने जा रही है, तो कब बैठक है और क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, अभी तो पहली बैठक है और 12 तारीख को है 11:30 बजे माननीय कमलनाथ जी के निवास पर ही है और ये पहली बैठक है और पहली बैठक में ये तय हम लोग करेंगे कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना है और माननीय अध्यक्ष जी हमारे मार्गदर्शन देंगे और उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर हम लोग अमल करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। आपके पिछले अनुभव का लाभ भी पार्टी को मिला था, सरकार बनी, जैसे किसान कर्ज माफ़ी एक सबसे बड़ा वादा था, शायद कहा जाता है कि उसी के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई थी। इस बार अभी हाल ही में कमलनाथ जी ने ये कहा है कि किसान कर्ज माफ़ी तो हमारा रहेगा ही, इसके साथ ही पुरानी पेंशन जो योजना है उसको भी बहाल करने का रखेंगे। तो कब कौन कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जो कह सकते हैं वचन पत्र में शामिल होंगे, खासतौर से किसान कर्ज माफ़ी और क्या पेंशन बहाली भी रहेगी? तो उस प्रक्रिया को तो हम जारी रखेंगे, हमारा पुराना वादा है। और पेंशन, पुरानी पेंशन की बहाली, ये कमलनाथ जी की घोषणा है, ये हम ज़रूर उसको रखेंगे, प्रमुखता से रखेंगे। और अभी हाल में हमारी जो सरकारें हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वो भी घोषित कर चुकी हैं। तो ये तो एक तरह से हमारी पार्टी की एक तरह से राष्ट्रीय पॉलिसी ही बन गई कि जो पुरानी पेंशन है उसकी बहाली होना चाहिए। पिछले वचन पत्र की बात करें तो 15 महीने आपकी सरकार है, ऐसे कौन कौन से वचन हैं वो आपने पूरे किए थे और कौन से वचन हैं जो आप चाहते हैं कि अधूरे रह गए हैं, उन्हें आने वाले वचन पत्र में शामिल किया जाएगा? बहुत सारे वचन हैं, हम समझते हैं 15 ही महीने में करीब 70% वचन हमने पूरे कर लिए थे या करने की दिशा में अग्रसर थे। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं एक स्ट्रोक पे नहीं होती हैं, उनकी शुरुआत कर दी जाती है और शुरुआत करते करते वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं और अंजाम तक पहुंचती हैं। तो बिल्कुल 2018 में सरकार बनाने के बाद अब कांग्रेस 2023 में फिर सरकार बनाने की तैयारी में है और यही कोशिश है कि 2 साल पहले ही, यानी कह सकते 2 साल से कम समय बचा है, लेकिन वचन पत्र समिति की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। भारत बुंदेला के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। और राम पर हो रही सियासत को लेकर सीएम का बड़ा बयान आया है। छत्तीसगढ़ में राम की छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है, ये भूपेश बघेल का कहना है। राम को योद्धा के रूप में दिखाने की कोशिश हो रही है। राम के सभी प्राचीन मंदिर और मूर्ति सौम्य रूप में है। हनुमान की छवि को भी बदलने की कोशिश हो रही है। हनुमान जी को भी आक्रोशित रूप में दिखाया जा रहा है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भद्र पुरुष कहते हैं, राम भद्र कहते हैं। और भगवान राम के अभी इसके पहले जितनी तस्वीरें आई या मूर्तियां बनी हैं मंदिरों में, बहुत सौम्य रूप दिखाया जाता है और उसको देखने से ही, उसके स्मरण करते ही मन में शीतलता का भान होता है। उसी प्रकार हनुमान जी तो ज्ञान, भक्ति और शक्ति तीनों का समुच्चय है और कभी ज्ञान मुद्रा में, कभी भक्ति की मुद्रा में हनुमान जी दिखाई देते हैं। लेकिन अभी कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि भगवान राम को युद्धक राम के रूप में, जैसे रेनबो बना दिया, हमेशा युद्ध की मुद्रा में। भगवान राम क्रोध तो केवल एक बार हुआ जब समुद्र उसको रास्ता नहीं देता, वो क्रोधित हुए। पूरे रामायण में आप देखें कहीं क्रोध नहीं दिखा। लेकिन अब जो तस्वीर समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए वो युद्धक राम। और राम की छवि को लेकर सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रभु राम पूरे देश के हैं।
कांग्रेस ने तो हमेशा प्रभु राम का विरोध किया है। कांग्रेस तो राम को नकारती रही है। कांग्रेस प्रभु राम के अस्तित्व को नकारती रही और आज ये बयान दे रही है। राम मंदिर के निर्माण के लिए जनता के सहयोग को नकारते रहे, अब उनको राम याद आ रहे हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो सब के राम है, वो सबरी के राम है, वो भील के राम है, वो वनवासियों के राम है, वो आदिवासियों के राम है, वो पूरे हिंदुस्तान के राम हैं। परंतु कांग्रेस प्रभु राम को अभी तक जिनको नकारती रही कि प्रभु राम का जन्म वहीं हुआ, इसके प्रमाण क्या है? रामेश्वरम में जो ब्रिज बना है वो प्रभु राम ने बनाया था, इसके प्रमाण क्या है? जो कांग्रेस प्रभु राम के अस्तित्व को नकारती रही, जो कांग्रेस प्रभु राम के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जनता के सहयोग को नकारती रही, अब वो क्या भूपेश बघेल जी के राम जो यहां पर बनाया है चंदखुरी में, वो राम है? जरा देख कर आइए। छत्तीसगढ़ में अब राम नाम के साथ कृष्ण नाम की भी गूंज होगी। राम वनगमन पथ के बाद छत्तीसगढ़ में अब कृष्ण कुंज बनेगा। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में ये कृष्ण कुंज बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि पौधारोपण स्थल का नाम कृष्ण कुंज होगा। साथ ही पौधारोपण के लिए वन विभाग को 1 एकड़ भूमि आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि औषधीय वृक्षों को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सरकार जोड़ रही है। सभी नगर निगमों में सांस्कृतिक महत्व के पौधों को रोपेंगे। तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी को ये कहा जा रहा है कि कष्ट क्यों हो रहा है। देखिए, पर्यावरण को संस्कृति से जोड़ना ये अभिनव पहल है भूपेश बघेल जी की। जो ऐसे वृक्ष जो आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से हमारे समाज के बहुत करीब हैं, चाहे पीपल हो, चाहे नीम हो या फिर दूसरे वृक्ष हों, उनका रोपण किया जाएगा। विशेष तौर पे जन्माष्टमी के दिन, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन से कृष्ण कुंज बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी एक भी पीपल का वृक्ष नहीं लगवाया, न भगवान राम वनगमन पथ के नाम पे लगवाया, न कृष्ण कुंज के नाम पे लगवाया। उनकी नकल कहाँ है? ये तो उनसे अलग है। उन्होंने पीपल के वृक्षों को कटवाया था और भूपेश बघेल की सरकार उसको लगवाने जा रही है। सिंधिया के भोपाल के नए बंगले पर राजघराने की झलक दिखी है। बंगले में प्रवेश के लिए महलनुमा बड़ा दरवाजा बनाया गया है। बंगले में राजघराने से जुड़े प्रतीक चिन्ह उकेरे गए हैं। दिल्ली के बंगले की तरह भोपाल का नया सरकारी बंगला तैयार किया गया है, जिसमें करीब 3 करोड़ रुपए रेनोवेशन में खर्च किए गए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नया पता B5 श्यामला हिल्स होगा। और इस जो सरकारी आवास की खासियत है कि खास तौर से इसे सिंधिया घराने, कह सकते हैं राजघराने के तर्ज पर सजाया गया है। बंगले का जो प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, आप देख सकते हैं किस तरीके से राजघरानों में जिस तरीके के दरवाजे होते हैं उस तरीके से तैयार किया गया है। और दिल्ली के बंगले की तरह ही भोपाल के सरकारी आवास को भी बनाया गया है। करीब 3 करोड़ रुपये खर्च करके रिनोवेट कराया है। बंगले में जो प्रवेश द्वार नज़र आ रहा है महलनुमा है। और ख़ास तौर से बंगले में जो चित्र उकेरे गए हैं वो राजघराने से जुड़े प्रतीक चिन्ह। खास तौर से आप देख सकते हैं किस तरीके से गेट पर दोनों तरफ जो नाग हैं वो बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजघराने के प्रतीक चिन्ह होते हैं उस तरीके से ही इस महल के मुख्य द्वार को, कह सकते हैं सरकारी आवास के मुख्य द्वार को पर जो चित्र हैं वो उकेरे गए हैं। और आज से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल में नया पता B5 श्यामला हिल्स होगा, जहाँ से वह मध्य प्रदेश की राजनीति, कह सकते हैं कि अब उनका नया पता भोपाल है, जहां से वो मध्य प्रदेश की राजनीति संभालेंगे। भारत बुंदेला के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। कोरबा की SCCL कुसमुंडा खदान में भीषण आग लग गई है। वर्कशॉप में रखे टायर और ऑयल में आग लगी है। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस वक्त ये आग आप देख रहे हैं, वर्कशॉप में रखे टायर और ऑयल में आग लग गई है। कोरबा SCCL कुसमुंडा खदान ये बताई जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। अब तक आग पर काबू पा लिया गया होगा। भोपाल में 12 से 14 मई तक कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। दरअसल कोलार जल प्रदाय योजना की
प्रिड्रेस सीमेंट कंक्रीट की ग्रेविटी मैन और फीडरमैन को एमएस पाइप और डीआई पाइप से बदलने का काम पूरा हो चुका है, जिसके चलते एमएस और डीआई पाइप के कमिश्निंग के काम को लेकर कई इलाकों में पानी नहीं आएगा। वहीं इस मामले में निगम कमिश्नर वीएस चौधरी से बातचीत की हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी सर हमारे साथ हैं, सर से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोलार जो योजना है पानी की, उसमें आप लोग मरम्मत का कार्य जो करने जा रहे हैं, उसके चलते करीब 48 से 60 घंटों तक जो पानी की सप्लाई 24 कॉलोनियों में नहीं की जाएगी, तो क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं वहाँ पर की जाएंगी? ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। अभी कोलार डैम से जो पानी आता है 30 साल पहले पुराना सीमेंट का पाइपलाइन से पानी आता है। ऑलरेडी कई जगह लीकेज है और उससे प्रेशर भी नहीं बन पा रहा है जिस हिसाब से ज़रूरत है, जो प्रेशर आना चाहिए और पानी सप्लाई होना चाहिए। इसी काम का रिप्लेसमेंट करने के लिए नया पाइपलाइन बिछाया गया है। ये एमएस पाइप के हैं, इसमें बेहतर प्रेशर आता है, बेहतर सप्लाई हो सकता है। उस फाइनल लिंक करने के लिए, लाइन शिफ्ट होने के लिए थर्सडे से फ्राइडे के लिए हमने उसमें शटडाउन लिया है। तो प्रयास है कि मतलब मैक्सिमम 60 घंटा लग सकता है। हम लोग काम ये ऐसा प्लान कर रहे हैं कि 48 आवर्स में ही काम कंप्लीट हो जाए। उस समय तक हम लोग प्रायर सूचना इसीलिए पहले से सूचना दे दिया है, लोग माना तैयार रहे, पहले से थोड़ा स्टोरेज अपना रख ले। हम लोग वैकल्पिक रूप से मतलब नर्मदा एरिया से कुछ केरवा से या नहीं तो मतलब बड़ा तालाब से भी कुछ मतलब जगह से पानी हम लोग शिफ्ट करने के लिए करेंगे और वाटर टैंकर भी हम लोग मतलब उपयोग करेंगे। तभी ये फाइनल ऐसा ज़रूरत है जो शटडाउन जिससे आने वाली और मान लीजिए गर्मी और कम से कम 1.5 महीना है, तो ये 1.5 महीनों में बेहतर सप्लाई के लिए ये ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। सर, सवाल उठता है कि जिस तरीके से मरम्मत का कार्य या मेंटेनेंस का काम जो है बरसात के समय में किया जाता है, तो इतना अचानक क्या हुआ कि ये करना पड़ रहा है? मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये मरम्मत नहीं, मेंटेनेंस नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये पूरा का पूरा नया पाइप में शिफ्ट करने का काम है। इसमें कोई पुराना पाइप की मतलब बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा नया पाइपलाइन में शिफ्ट होना है और 1650 mm का बड़ा पाइप है। तो जहाँ से बीपी टैंक कहलाता है, जहाँ से पानी आता है, उस मतलब पुराना पाइप को मतलब अलग करते हुए नया पाइपलाइन को उसमें जोड़ते हैं, इसके लिए लिया जा रहा है। ये सप्लाई बेहतर करने के लिए, प्रेशर बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुराना पाइपलाइन में जो 30 साल पुराना हो चुका है उसमें कभी मतलब आप प्रेशर मतलब कभी भी ट्राई करते बढ़ाते हैं, वो मतलब कई जगह पे फूट जाती है, रिपेयर मतलब लीकेज हो जाता है। तो इसीलिए इसमें शिफ्ट होना अब आवश्यक है और मान लीजिए इससे बेहतर मतलब नेक्स्ट 45 डेज हो और बाद में हमेशा के लिए हो, प्रेशर मतलब बेटर बढ़ेगा। कितने टैंकरों की सर सहायता ली जाएगी इन 24 कॉलोनी में पानी की दिक्कत ना? ऑलरेडी अपने पास मतलब 52 टैंकर है, उन सबको उपयोग कर लेंगे। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल 30 to 35% एरिया में कोलार से अपन सप्लाई करते हैं। बाकी जो नर्मदा से सप्लाई करते हैं, बड़ा तालाब से सप्लाई करते हैं, प्लस खेरवा डैम से जो सप्लाई करते हैं, वो सब यथावत रहेगा, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।